नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। पहले बात आबो हवा की। आमतौर पर दिवाली के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल जाता है, हवा में हल्की ठंडक शुरू हो जाती है। लेकिन हाल में दिवाली का मौसम राजधानी दिल्ली में एक और दौर की शुरुआत करता है, वो है प्रदूषण की। पटाखों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को बहुत खराब से बेहद खराब कर देता है। कल रात की खराब हालत के बाद सुबह हवा में बहाव में लोगों से जो ये बहाव था हवा में, उससे राहत मिली। आज दोपहर 2 बजे बताया गया कि हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के नीचे दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा प्रदूषण सोनिया विहार में AQI 391 था, बवाना में 391, पूसा रोड में 391। तो ये तमाम आपको इलाकों के हम स्तर बता रहे हैं किस तरह से जो ये करीब 400 के करीब ही बना रहा है वहाँ पर दिल्ली में आबो हवा। आइए सुनते हैं पर्यावरण मंत्री दिल्ली के जो हैं गोपाल राय, उनका क्या कहना है, फिर बीजेपी के नेता का क्या कहना है। दिल्ली के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स कर रही है और अगर वास्तविकता में काम करते तो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जा सकता था। देखिए, मैं जहां खड़ा हूं ये सड़क है और केजरीवाल जी ने कहा था 31 अक्टूबर तक दिल्ली की सारी सड़कें बना देंगे, लेकिन यहाँ कॉलोनी का रास्ता है ये और पूरा विधायक जी मेरे साथ है यहाँ के अनिल वाजपेयी जी, और अभी मैं आपको और भी सड़कों पर लेकर के जाऊंगा। दिल्ली की सड़कों को नहीं बना, डस्ट उड़ रही है। 40% पॉल्यूशन डस्ट के कारण उड़ रहा है। पंजाब चूंकि इनकी सरकार है तो पराली से पॉल्यूशन नहीं है पंजाब से। अगर दिवाली है तो पटाखों से पॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए तरह तरह की बहाने करते रहे और दिल्ली के लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करते रहे। तो ये हवा की बात है। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। कारण जो भी हो, इस समय जो हालत है हवा की, उसे एक आम नागरिक अगर परेशान है, कैसे अपने को बचाए या क्या करे, वो आप बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए समझना कि ये जो 375 या 400 की बात हो रही है, ये हैजर्डस रेंज में है ही। और इनफैक्ट वेस्ट में तो कंट्रीज में, सिटीज में बाहर जाना ही बंद हो जाता है ऐसे में। तो हमें समझना है कि हम इससे कैसे बचें, चाहे ये पॉलिटिक्स या जो कुछ भी होती रहे। और ये हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होगी है कि बाहर कम से कम जाए। ये जो पॉल्यूशन है, अनलेस कि बहुत ज़रूरी हो और बाहर जाना हो तो जाएं, अदरवाइज जितना हो सके घर में रहें, घर से काम करें। एक्सरसाइज इस टाइम पे बाहर करना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली जो लोग सवेरे वॉक्स के लिए जाते हैं या जिनकी आदत पड़ी है। एक्सरसाइज इंडोर्स डेफिनेटली इस टाइम पे बाहर की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हम चले जाते हैं, जो कोविड के टाइम पे तो हम N95 पहनते थे और आदत पड़ गई थी। याद है कि हमें तो डबल मास्किंग की आदत पड़ गई थी। ये वही टाइम है, हमें N95 N99 जो वो वाले मास्क हैं पहनने चाहिए, क्योंकि वो तो 2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 से हमें बचाते हैं, और वही सबसे हानिकारक पार्टिकल्स हैं जो अब घूम रहे हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। उससे हमें बचना है तो N95 पहन के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। एयर प्यूरिफायर घर के अंदर, तो एयर प्यूरिफायर में अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करना है। दिस इज़ द टाइम फॉर इट। बट मैं तो कहूँगा कि हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि अपने ऑफिस में अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो एयर प्यूरिफायर का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए।
ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी कि अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, खाएं हेल्दी, बहुत हेल्थी खाएं, पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन रखें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। मैं कहूँगा स्पेशली वल्नरेबल वो लोग हैं जो बहुत या तो बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं या सीनियर्स हैं, जो हमारे जिनको लंग प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट डिजीज है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और बाय द वे इस टाइम पे हार्ट अटैक की मात्रा बहुत बढ़ती है, जबकि इस तरह का पोल्यूशन हो, रोज हमारी हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ रही है कि बिकॉज ये पोल्यूटेंट्स हमारी खून के थक्के बनाते हैं हमारी आर्टरीज में और हार्ट अटैक कर सकते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज हैं, हमें उसमें ना जाएं। हमें इस टाइम पे प्रैक्टिकली क्लोज अगर जाना ही है, काम पे तो सबको जाना पड़ता है, तो क्लोज ट्रांसपोर्ट्स लें। हाँ, मोटर बाइक्स वगैरह को रिमूव करके अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बसेस वगैरह ले सकते हैं जिनके अंदर हम बैठ सकते हैं, या हम मेट्रोज लेते हैं जिनके अंदर बैठ सकते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और फाइनली घर के अंदर भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे फ्रेश एयर हम घर के अंदर कैसे लें। इनफैक्ट हम कहते हैं कि प्लांट्स अगर घर के अंदर ज़्यादा हों तो हमारी ऑटोमेटिकली ही किसी तरह से वो पोल्यूटेंट्स कम हो जाते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे हमें समझना कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ऑल्सो अपने आप निभाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और बिलीव मी, मैं ये भी कहूँगा कि उस पोल्यूशन को ना ऐड करें। हो सकता है कि हमारी ऐसी ट्रांसपोर्ट हम ले जाते हैं जिसके पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है, हो सकता है कि हम कुछ बाहर जला रहे हों जिससे पोल्यूशन ज़्यादा। हर व्यक्ति की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है कि इस पोल्यूशन में कोई और ना ऐड करें, इसको कम से कम रखने की कोशिश करें। ये हैजार्डस लेवल पे है, एक गैस चेंबर में हम रह रहे हैं और वो हम गैस चेंबर में कंटिन्यूसली रह रहे हैं, हमें नुकसान होगा, अपने आप को नुकसान होगा। बिल्कुल डॉक्टर सेठ, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ये बहुत अहम है लोगों के लिए सुनना कि अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, निकले तो N95 मास्क निकाल कर निकलें, और सुबह जो मॉर्निंग वॉक्स का समय होता है उसको अवॉइड करें। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये बात हमने हवा के प्रदूषण की डॉक्टर सेठ ने बताया किस तरह से हमारे लंग्स के साथ दिल पर भी असर करता है। बहरहाल बात हम आगे प्रदूषण की कर रहे हैं कि अब हम पानी के प्रदूषण की। 31 अक्टूबर यानी कल और आज एक ही समय पर दिल्ली के कुछ इलाकों का जायज़ा लिया कि दिवाली से एक दिन पहले दिवाली की शाम हवा कैसी थी। तो आइए देखते हैं आनंद विहार का हाल। यहाँ पर सुबह 8 बजे 31 अक्टूबर को AQI 419 था। आज सुबह 395 दर्ज किया गया है। हवा चली है, लेकिन आइए देखते हैं क्या कहना है हमारे सहयोगी का। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार में है। और अगर आपको मैं इस वक्त AQI यहाँ का बताऊँ तो ये जो है 419 है यहाँ का AQI, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिवाली की सुबह है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में पहुँच चुकी है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम बात करें प्रदूषण स्तर की तो जितने भी स्टेशंस है 39 में से जो 32 स्टेशंस है वहाँ पे जो AQI है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार के पास। और आनंद विहार जो है दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में नंबर 1 पे आता है। और अगर बात करें यहाँ की AQI की तो यहाँ की जो AQI है वो 395 है। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं AQI की बात हो रही थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में पेड़ों का छिड़काव करने वाले एक वाहन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दीपावली के बाद छठ का त्यौहार आता है। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण की वजह से कई दिनों से झाग देखा जा रहा है और ऐसे में यहाँ होने वाले छठ पूजा में श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हो सकती है। वैसे यमुना जी की सफाई का काम भी चल रहा है और रिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट की मदद से यमुना में लगातार उठ रहे झाग को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इस
मुद्दे पर हर साल की तरह इस साल भी सियासत हो रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और जो अरविंद केजरीवाल हैं एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आइए सुनते हैं। फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? और सुबह से ही यमुना नदी झाग में की परतों में ढकी नजर आई। डिफॉर्मर्स कॉन्सेंट्रेट छिड़कने के बाद 4 नावें तैनात की गई, जिसके बाद झाग को कम किया गया। लेकिन यहाँ डुबकी लगाने आए लोगों के लिए स्थिति परेशानी वाली बनी हुई है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। राजधानी दिल्ली वैसे भी काफ़ी समय से वायु प्रदूषण से जूझ रही है और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों का वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और दिवाली के बाद ये स्थिति और विकराल होती जा रही है। लेकिन जो जल प्रदूषण की समस्या है वो भी दिल्ली में देखने को मिल रही है, खासकर यमुना नदी में, वो भी छठ त्यौहार से पहले। छठ वो त्यौहार जो लोक आस्था का महापर्व है और जिसको बड़ी संख्या में लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में और आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये दिल्ली की जो है यमुना नदी है। और आपको जो ये सफ़ेद सफ़ेद तस्वीर दिख रही है, दरअसल ये कोई बर्फ़ नहीं है बल्कि ये झाग है। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे कि लगातार ये जो है झाग जो है इस पानी के ऊपर तैर रहा है और शायद जो लोग दूर बैठे हो उनको ये लग रहा हो शायद ये कोई बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है बल्कि ये झाग है। जो दिल्ली में छठ महापर्व के पहले ये देखा जा रहा है कि यमुना नदी में दिख रहा है। ये तस्वीर सुबह और विकराल थी, सुबह यहाँ की स्थिति और ख़राब थी और जो झाग की जो यहाँ मात्रा थी वो पूरे परत की तरह जो है इस नदी पर जो है तैर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ़ हो, कोई कश्मीर का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जो था यमुना नदी पे झाग था। और वहीं दूसरी तरफ छठ को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनका क्या कहना है, सुनते हैं। हम ये तस्वीर देख रहे हैं यमुना की, इसमें जो झाग की तस्वीर दिख रही है और पानी लगातार जो है ये गंदा होता जा रहा है। अब छठ का पर्व आ रहा है, तो आप कब से ये सब चीज़ों को देख रहे हैं? मैं कई सालों से देख रहा हूँ इस चीज़ को। ये गंदगी शुरू से चलती आ रही है, इसको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। लेकिन जो सरकार ये कोशिश कर रही है डिफॉर्मर के जरिए झाग को हटाया जाएगा, तो क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? झाग हटाने से कुछ नहीं होगा, वो अंदर से ही साफ़ करनी पड़ेगी। जिसको अंदर से साफ़ कर सकता है वो कर सकता है, वो झाग से कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो लोग छठ मनाएंगे उनके मन में भी बहुत सवाल होगा इस तस्वीर को देखकर जो है। जो छठ मनाने आएंगे कम से कम वो अपना सोच समझ के छठ मनाए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। यमुना का हालात देख करके कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो सरकार का अंधा है। सरकार देखे तब तो पता चले। पूरे दिल्ली का सीवर का पानी इसी में आता है, तो गंदगी तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, पानी अगर रोक देता है तो यही गंदा ऊपर दिखाई देता, पानी अगर खोले तो गंदगी मत नहीं दिखाई देगा। अब छठ पूजा आने वाला है, इसमें कैसे करेगा आदमी इतना गंदा पानी में? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम सब आते हैं पूजा पाठ के लिए, तो हमें यमुना का पानी बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग नहाते हैं, किसी की मतलब चीज़ें विसर्जन करते हैं, सब करते हैं। इससे हमें हमारे शरीर को भी प्लस यहाँ के जो जीव जंतु हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। तो यही बस गवर्नमेंट से मेरी वो रहेगी कि अपने इस यमुना को देखिए, ये पानी कितना काला होता जा रहा है, इसमें सफाई करवाइए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे। देखिए बहुत गंदी है यमुना तो, क्योंकि इस यमुना का पानी इतना काला है और रेत देखिए कितने काला हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस यमुना को क्लीन कराएं, सफाई कराएं, क्योंकि पीछे देखो कितना कूड़ा है। यही बोलना चाहूँगा कि पहले हम यहाँ यमुना का पानी पीते थे, बट अभी क्या बोलते हैं कि पानी इतना काला हो चुका है
क्या पिएंगे। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने लोक पर्व छठ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है, मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को छठ पर्व पर छुट्टी का फैसला किया है ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्यौहार मना सकें। तो ये बड़ा ऐलान है कि 7 नवंबर को दिल्ली में छठ की लिए छुट्टी होगी। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दमचौक और देप्सांग में गश्त शुरू कर दी है। 4.5 साल पहले अप्रैल 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद से रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट पर आम सहमति बन गई है। इसी का नतीजा है देप्सांग और दमचौक इलाके में पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को दिवाली के मौके पर चुशुल, मल्डो, दौलत बेगोल्डी, हाट स्प्रिंग और अरुणाचल प्रदेश में किबुतु के पास बांचा, बुमला और नाथुला में दिवाली के मौके पर मिठाइयां बांटी गईं। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। देप्सांग और दमचौक में फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो गई। पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर देप्सांग और दमचौक में भारत और चीन के सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करने के लिए गए जहां अप्रैल 2020 तक जाया करते थे। दोनों देशों की सेनाएं जब पेट्रोलिंग करने के लिए गए तो कहीं कोई गतिरोध नहीं हुआ। पहले भी पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे और अब बिल्कुल वैसे ही जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले जब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे तो एक दूसरे को बताकर नहीं जाते थे, इससे फेस ऑफ हो जाता था, यानी आमने सामने आ जाते थे, बहस होता था, फिर झंडे दिखाए जाते थे, फिर उसके बाद मामला जो है किसी तरह सुलझता था। अब अंतर ये आ गया है कि अब दोनों देशों की सेनाएं जब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो बाकायदा एक दूसरे को बताकर जाएंगे। यह इसलिए फैसला लिया गया है कि ताकि सीमा पर जो गतिरोध है, जो तनाव बना हुआ है, वो तनाव कम हो। इससे पहले जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट थे, विवाद वाली जगह थे, जो अप्रैल 2020 के बाद से पैदा हुए थे, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पेंगुंगसो लेक, 2 सालों की अगर बात करें तो वहाँ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया खत्म हो गई थी और उसके बाद पेट्रोलिंग भी वहाँ शुरू हो गया था, लेकिन पेट्रोलिंग आंशिक तौर पर होता था। कुछ एक एरिया का कह सकते हैं कि उसको बफर जोन बना दिया गया था, लेकिन देप्सांग और दमचौक में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी, यानी डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया था। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी। 21 अक्टूबर को विदेश सचिव ऐलान करते हैं कि भारत और चीन के बीच में समझौता हो गया है डिसएंगेजमेंट से लेकर पेट्रोलिंग तक, और उसका ही नतीजा अब बिल्कुल दिख रहा है। गुरुवार को दिवाली के दिन भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को मिठाई देते हुए नजर आए। और बात अब बिहार की। बिहार के मोतिहारी में कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस वाले के सिर पे बहुत चोट आई है। जब ये लोग लाठी डंडों से पुलिस की पिटाई कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल कर उनको चेतावनी भी देनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उल्टे उनकी पिस्टल भी छीन ली और की कोशिश की। पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरैया में पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर एक लड़की के अपहरण का मामला है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची, परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उधर दिल्ली शाहदरा डबल मर्डर मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो उस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। उस पर पहले से हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज था। पुलिस के मुताबिक मृतक आकाश और आरोपी के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल दिवाली के दिन गुरुवार को फर्श बाजार इलाके में आकाश उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
फायरिंग में एक 10 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। ये घटना उस समय हुई जब सभी अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे। तभी रात करीब 8:30 बजे 2 हथियारबंद बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने हमला करने से पहले आकाश के पैर छुए थे। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे, तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। फोड़ रहे थे, हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम करा। 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है, इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को, जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। हम यही देख सकते हैं किस तरह से ये जो मामला है उसके बाद से त्योहार में किस तरह से बेखौफ होकर अपराधी ने गोली चलाई है। पैसों की बात थी, आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन जिस तरह से लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं ये सवाल खड़े करता है। आए दिन तमाम शहरों से ऐसी खबरें आ जाती हैं, लोगों में किस तरह से ये परिस्थिति बनती है। शादरा का डबल मर्डर मामले में पुलिस लगी हुई है, जांच भी कर रही है। पुलिस ने अपनी बात सामने रखी किस तरह से ये आपसी रंजिश का मामला था, लेकिन जो परिवार है वो अपने आप में बेहाल है। आपने मां के दर्द को सुना। कोशिश करेंगे हम दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, उनको सुनते हैं, उनका क्या कहना है इसमें। देखिए, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था दोनों केंद्र सरकार के पास हैं, और दिल्ली में कभी भी इस तरीके से गैंगस्टर्स का आतंक नहीं हुआ करता था। ये मुंबई के बारे में सुना जाता था 1990 के दशक के अंदर, जब गुलशन कुमार की हत्या हो गई, बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों की हत्याएं हो रही थी, बिल्डर्स के पास जो है रंगदारी के लिए पैसे मांगे जाते थे। मगर आज एक अंग्रेजी अखबार की पहले पन्ने की खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े गैंग एक्टिव हो गए हैं, जो कि खतरे की निशानी है। और इस तरीके के गैंग्स का एक्टिव होना केंद्र सरकार की एक बड़ी विफलता है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि जो लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, वो दिल्ली को क्या संभालेंगे। और बात सीट की सियासत में आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की। यूपी में जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें एक सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा। इस सीट का इतिहास क्या है, इस सीट पर किस तरह का माहौल है, क्या समीकरण है और क्या लोग सोचते हैं, जानते हैं रणवीर सिंह की इस खास रिपोर्ट में। छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों से बहते झरने, ये शानदार नज़ारे हैं उस इलाके के जहां आजकल चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। यहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, फिर बीएसपी का रहा और उसके बाद बीजेपी का।
लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ से अब तक खाता नहीं खोल पाया है। लेकिन इस बार सपा जुगत में लगी हुई है। ये सीट है मझवा, मां विंध्यवासिनी के नगर मिर्जापुर की वो सीट जहां विधानसभा के उपचुनाव में प्रमुख लड़ाई दो देवियों के बीच मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने युवा प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ज्योति बिंद को लॉन्च करने की कोशिश की और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। मझवा सीट से इस बार कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि खास लड़ाई बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच ही मानी जा रही है। बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद मैदान में है। बीएसपी से दीपक तिवारी को टिकट मिला है, वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य 2017 में भी विधायक रह चुकी हैं, वो भी रमेश बिंद को हराकर। रमेश बिंद डॉक्टर ज्योति बिंद के पिता हैं। रमेश बिंद 2019 में बीजेपी में आ गए और सांसद भी बन गए थे। मुकाबले को तिकोना बनाने के लिए बीएसपी ने ब्राह्मण समाज से आने वाले दीपक तिवारी पर भरोसा जताया। 2022 में बीजेपी ने गठबंधन में ये सीट निषाद पार्टी को दे दी थी। तब डॉक्टर विनोद बिंद निषाद पार्टी से चुनाव जीत गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद बिंद भदोही से सांसद बन गए तो उन्होंने मझवा से इस्तीफा दे दिया। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त और पिछले यही रिकॉर्ड को आगे तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का कार्य करती है और उसी कार्य के आधार पर हम सभी लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं और आगे बढ़ेंगे। मेरी लड़ाई मझवा के विकास के लिए है, की भलाई के लिए है, उनके नाती पोतों के लिए, उनके बच्चियों के लिए है। और मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि मझवा के लोग अपनी बेटी और बहन को कभी निराश नहीं करेंगे। वो उसको मौका देंगे विकास करने के लिए, उसके साथ खड़े रहेंगे डट के। मझवा की जनता ने तो जीत तय कर दी है। हाँ। बसपा की लड़ाई किससे मानते हैं, सपा से या बसपा से? किससे आपकी पार्टी रहेगी? भाजपा और सपा पहले आपस में लड़के आए कि कौन दूसरे या तीसरे पे आएगा। हाँ। पहले पे नहीं है दोनों। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है और लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की लड़ाई। दरअसल साल 2017 में सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के रमेश बिंद को चुनाव हराया। उसके बाद वही रमेश बिंद 2019 में भाजपा में शामिल हो गए और सांसद बन गए। 2024 के पहले रमेश बिंद ने भाजपा छोड़ी और समाजवादी पार्टी चले गए और इस बार उपचुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को टिकट भी दिला दिया। यानी कि सुचिस्मिता मौर्य एक बार फिर से बिंद परिवार को हरा करके इलाके में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं डॉक्टर ज्योति बिंद 2017 में अपने पिता की हार का बदला सुचिस्मिता मौर्य से लेने की कोशिश में दिखाई दे रही हैं। मझवा को लेकर एनडीए में बवाल हुआ। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद मझवा पर अपना दावा ठोकते रहे, लेकिन उन्हें इस बार ये सीट नहीं दी गई। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। हालांकि लड़ाई कैसी भी हो, मझवा में जीत और हार का बड़ा फैक्टर जाति है। मझवा में कुल वोटर 3,85,000 हैं। इनमें से 72,000 बिंद, 68,000 दलित, 65,000 ब्राह्मण, 38,000 मौर्य, 28,000 मुस्लिम, 26,000 पाल, 25,000 यादव, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल वोटर हैं। यहाँ बिंद, ब्राह्मण और दलित वोट ही जीत हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूपी में तो कास्ट वाइज ज़्यादा चलता है, लेकिन बट हम लोग तो ज़्यादातर तो हिंदू होकर ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देते हैं हम लोग। इसी बात तो चुनाव का हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो हमको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। लॉकडाउन में भाजपा फ्री किया है गला। जो चुनाव के योग्य रहेगा उसको वोटिंग किया जाएगा। हमारे गांव में कुछ ही मतलब 10 में से 1% ही कुछ काम हुआ है, नहीं तो अन्यथा कोई काम नहीं है। सपा और भाजपा दोनों के बीच में है। लोगों का कहना है
कि सरकार भाजपा की तो बहुत बढ़िया चली, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 10 साल से कोई वैकेंसियाँ नहीं निकाला गया, जिससे हर घर के बच्चे का भविष्य खराब हो गया। यही कारण है कि इस बार टक्कर में इनके साथ में सपा एकदम बराबरी में रहेगी। तो बहुत बदलाव हो गया भैया, अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत रोड भी हो गया, इधर मेडिकल कॉलेज हो गया, काम भी लोग कर रहे हैं। कोड़ी लड़ाई हम लोग काहे देखेंगे भैया, जहाँ जिसका इच्छा होगा वहाँ जाएगा। मझवा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ की जनता अपने नेता से क्या उम्मीद करती है, ये जानना भी ज़रूरी है। फिलहाल मझवा की लड़ाई बड़ी है। एक तरफ ये सीट एनडीए की एकजुटता का प्रमाण साबित हो सकती है, तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी ने अपना खाता यहाँ से खोल लिया तो मिर्ज़ापुर के इलाके में भी पीडीए का फॉर्मूला चल निकल सकता है। मिर्ज़ापुर से अपने सहयोगी इंद्रेश पांडे और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई नेताओं के बेटी बहू वगैरह किस्मत आजमा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के पूर्व सांसद अजय कुमार से है। पूर्णिमा दास से बात की हमारे सहयोगी हरिवंश ने। हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी की उम्मीदवार पूर्णिमा दास जी हैं और पूर्णिमा दास जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। पहली बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके लिए एक चुनौती है। और किस तरह की चुनौती है, हम सीधा इनसे बात करते हैं। पूर्णिमा जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी। समय आपने दिया है। ये बताइए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं शुरू से यही कहते आ रही हूँ कि चुनौतियाँ हैं, हर क्षेत्र में चुनौतियाँ होती हैं। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, समर्पित होकर काम करते हैं, वहाँ चुनौतियाँ आती हैं। पर चुनौतियों को दृढ़ता से आगे, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, और ये चुनौतियाँ ही हैं जो हमें जो है मजबूत बनाती हैं और हमारे लक्ष्य की ओर, हमारा जो कार्य है उस ओर हमें दृढ़ संकल्पित करती हैं। तो इन चुनौतियों से जो है वो डरने की कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है हमारे बुजुर्गों, हमारे बड़े का आशीर्वाद है। मैं जन संपर्क अभियान में जब निकलती हूँ तो वो मुझे दिखता है उनकी आंखों में। तो बस यही कहूँगी कि चुनौतियाँ हैं, पर वो भी जो है हंसते हंसते पार कर लेंगे। जी। जो आपके सामने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो काफ़ी परिपक्व हैं। जी। कैसे सामना करेंगे, अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, जहाँ बैलेंस करने की बात है तो महिलाएं तो परिवार जब संभालती है तब से वो उन्हें बैलेंस करने का जो है वो परिपक्व होती है उस चीज़ में, तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। और आदरणीय डॉक्टर अजय जी की बात है तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में, मैं भी अपना जो है, मैं अपने विचारधारा रख रही हूँ, मैं अपने काम को रख रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगी कि लोग जो है, और डॉक्टर साहब भी जो है वो मेरे काम को देखें, मेरे दृष्टिकोण को देखें, मेरी विचारधाराओं को देखें। वो जो है व्यक्तिगत छवि धूमिल करना या अफवाहें फैलाना, ये सब करना जो है, राजनीति में आलोचनाएँ होती हैं, मैं मानती हूँ आलोचनाएँ होती हैं, ये राजनीति का एक ये भी है, पर आलोचनाएं वहीं तक होनी चाहिए, मर्यादा में होनी चाहिए, तब ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं। जी। आपने सोचा था कि हमें जनता का सेवा करने का मौका इस तरह से मिलेगा और मैदान में उतरना पड़ेगा? जी जी, देखिए, सोच कर तो ऐसा नहीं चली थी कि मुझे भी मौका मिलेगा केंद्रीय नेतृत्व से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे ये मौका मिलेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर हाँ, ये कहूँगी कि मैं समाज सेवा जो है, सामाजिक कार्यों में, ये मैं शुरू से ही इन्वॉल्व रही हूँ इसमें।